नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 8 अगस्त 2024 और 8 अगस्त 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे ई साक्ष्य, न्याय सेतु और न्याय श्रुति और ई समन ऐप लॉन्च किया गया। भारतीय वायुसेना ने एस्ट्रा मार्क 1 मिसाइलों को दी मंजूरी और प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की, इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। डेली आपको सुबह मेरी 7:30 पर ये करंट अफेयर्स की लाइव क्लास आपको मिलती है पूरे फैक्ट के साथ में। तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे और जो साथी हमारे चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास ले बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक है पहुंच जाएगा। तो सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया? तो इनको मिला है फिजी देश का। 14वीं भारत वियतनाम रक्षा नीति वार्ता किस शहर में आयोजित की गई? नई दिल्ली में। भारतीय वायुसेना अपना पहला बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति कहाँ प्रारंभ किया? तमिलनाडु और राजस्थान में। किसने डेटा प्रबंधन के लिए निवाहिका वेब पोर्टल लॉन्च किया? तो NITC ने ये निवाहिका वेब पोर्टल लॉन्च किया। पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारत का ध्वजवाह किसे चुना गया? मनु भाकर को। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की ओर से मुक्केबाजी में सबसे कम उम्र के ओलंपिक रेफरी कौन बने? कालिब काबिलन साई अशोक है। और किसने भारत के लिए आर्थिक भविष्य के लिए एक दृष्टिकोण में इंडिया एट द रेट 100 लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है पीयूष गोयल ने। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। टेस्ट आपको कंटिन्यू दिया जा रहा है और ये आपको टेलीग्राम पर वन लाइनर का पोस्टर भी आपको मिल जाता है। तो टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लेना। वहां पर इस प्रकार के जो मैं आपको यहाँ पे रिवाइज करवाता हूँ ना, उसका एक पोस्टर आपको ये वन लाइनर आपको मिलता है, तो वहां पर भी आप रिवाइज कर सकते हो। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज। स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। पहला क्वेश्चन आपके सामने देखो। हाल ही में अमित शाह ने किस शहर में ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप लॉन्च किया है? पिछले मान के चलो पिछले 10 या 15 दिनों के अंदर लगभग ऐप और जो पोर्टल लॉन्च हुए हैं बड़े गजब के हैं और पक्का ही एग्जाम के अंदर पूरी पूरी संभावना इनकी बनेगी। तो अमित शाह जी के द्वारा ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप लॉन्च किया गया और ये इन्होंने लॉन्च किया है चंडीगढ़ के अंदर। ऑप्शन नंबर सी। कहां पर लॉन्च किया? अपने गृह मंत्री, ये तस्वीर में आप देख सकते हो, गृह मंत्री अमित शाह इन्होंने चंडीगढ़ के अंदर ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप लॉन्च किया है। अब सभी की अलग अलग देखो क्या क्या चीजें हैं। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह ने 4 अगस्त को चंडीगढ़ में 3 नए आपराधिक कानूनों के लिए ई सक्षम, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप लॉन्च किया। जो चंडीगढ़ के अंदर 3 नए आपराधिक कानून थे ना, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय न्याय अधिनियम, वो वाले ई साक्ष्य के साथ जांच अधिकारी। अब देखो ई साक्ष्य का मतलब क्या होता है? ई सक्षम या ई साक्ष्य, इसमें जांच अधिकारी आवश्यकता अनुसार अपराध स्थलों की वीडियो रिकॉर्डिंग और तस्वीरें ले सकता है। तो यानी कि इस ऐप के जरिए वो क्या करेगा, जो वहां पर अपराध हो रहा है ना उसके जरिए वो वीडियो रिकॉर्डिंग की और तस्वीरें ले सकता है। दूसरा उपकरण है न्याय श्रुति। ये क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अदालती सुनवाई की सुविधा प्रदान करता है। इनकी इलेक्ट्रॉनिक मतलब ऑनलाइन के माध्यम से ये एक सुनवाई की सुविधा प्रकार करेगा। तीसरा एप्लीकेशन है ई समन। कौन सा है? ई समन है। ये क्या करेगा? कानूनी आदेशों के इलेक्ट्रॉनिक अनुपालन को ये संभालता है। कानूनी जो आदेश है उसको इलेक्ट्रॉनिक अनुपालन के माध्यम से ये संभालेगा। ई समन है। तो ये अभी चंडीगढ़ के अंदर अमित शाह जी ने इन तीनों चारों ऐप है लॉन्च किए हैं। भारतीय वायुसेना ने एस्ट्रा मार्क 1 मिसाइलों के उत्पादन की मंजूरी दी। यह किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? तो ये भारतीय वायुसेना ने क्या है, एस्ट्रा एस्ट्रा मार्क 1 मिसाइल है,
इसके उत्पादन को मंजूरी दे दी। और इसका विकास है वो किस संगठन के द्वारा किया गया, तो ये किया था डीआरडीओ ने। किसके द्वारा, डीआरडीओ के द्वारा ये विकसित है की गई थी। और अब इन मिसाइलों को मंजूरी मिल चुकी है। देखो मुख्य तथ्य, भारतीय वायुसेना ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को 200 एक्स्ट्रा मार्क 1, ये क्या करेगी, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के उत्पादन के लिए मंजूरी दी है। तो 200 एक्स्ट्रा मार्क 1 है, ये हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। एक्स्ट्रा मिसाइलों को रूसी मूल के सुखोई 30 और स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस विमानों में एकीकृत किया जाएगा। ये जो एक्स्ट्रा मिसाइल है ना, इनको क्या है, जो सुखोई 30 विमान वगैरह ना, उन्हीं के अकॉर्डिंग इन विमानों को वहां पर एकीकृत किया जाएगा। भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित के हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के दौरे के बाद ये मंजूरी दी गई। यानी कि उप प्रमुख है ना, मार्शल आशुतोष दीक्षित है, उन्होंने क्या है वहां पर हैदराबाद को दौरे पर गए थे, तो वहां पर उन्होंने क्या है इस मिसाइलों को मंजूरी दे दी। और इसका जो विकास है वो डीआरडीओ ने एक्स्ट्रा MK1 विकसित है किया है। तो याद रखना, बढ़िया तरीके से, बड़ा गजब का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके सामने, हाल ही में किस देश ने प्रथम बिमस्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? किस देश ने प्रथम बिमस्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? तो वो की है अपने देश भारत ने। और अपने देश भारत के अंदर किसने की? ये की है नई दिल्ली ने। किसने की है? नई दिल्ली ने प्रथम बिमस्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। देखो, भारत सरकार का विदेश मंत्रालय भारतीय उद्योग परिसंघ के सहयोग से 6 अगस्त 2024 को नई दिल्ली में प्रथम बिमस्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। कब की थी? 6 अगस्त को। किसके सहयोग से? भारतीय उद्योग परिसंघ के सहयोग से। व्यापार शिखर सम्मेलन का उद्घाटन विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने इसका उद्घाटन किया। बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल बिमस्टेक 7 दक्षिण एशियाई और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ये बिमस्टेक के अंदर कितने देश है? 7 देश इसके अंदर शामिल है। यानी कि जो अपने पड़ोसी देश है ना, भारत शामिल हो गया, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, तो ये इस प्रकार 7 देश इसके अंदर शामिल है। भारत सरकार ने ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना GNHCP के निर्माण के लिए किसके साथ हाथ मिलाया? ये बड़ा गजब का करंट का प्रश्न है। भारत सरकार ने ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना के लिए निर्माण के लिए किसके साथ हाथ मिलाया? तो ये मिलाया विश्व बैंक के साथ। ऑप्शन नंबर बी किसके साथ है? विश्व बैंक के साथ भारत सरकार ने ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना के लिए हाथ मिलाया है। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, इस प्रकार का ये ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर बनेगा और ये लगभग मई 2026 तक इसका निर्माण कार्य पूरा होगा। देखो, भारत सरकार और विश्व बैंक ने ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना के निर्माण के लिए हाथ मिलाया। इनका उद्देश्य है कि सुरक्षा और जलवायु लचीलेपन पर ध्यान केंद्रित करते हुए 4 राज्य हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में 781 किलोमीटर लंबे पर्यावरण अनुकूल राजमार्गों का निर्माण करना है। तो इन चारों राज्यों के अंदर 781 किलोमीटर का एक लंबा पर्यावरण अनुकूल राजमार्ग का निर्माण करना। विश्व बैंक इस परियोजना के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्रदान करेगा और इसका जो कार्य है वो मई 2026 तक पूरा करने की योजना है। तो नेशनल जो हाईवे कॉरिडोर है उसको मई 2026 तक पूरा करने की योजना बताई जा रही है। 33वें पेरिस ओलंपिक के उपलक्ष्य में स्मारक डाक टिकटों का एक सेट किसने जारी किया है? 33वें पेरिस ओलंपिक के उपलक्ष्य में स्मारक डाक टिकटों का सेट किसने जारी किया? और कल आपने देखा होगा जो विनेश फोगाट है वो उन्होंने भारत के लिए एक खुशी की लहर दौड़ाई थी, क्योंकि वो फाइनल के अंदर पहुंच चुकी थी, लेकिन उनका जो है वजन जो है 100 ग्राम देखो ज्यादा होने की वजह से उनको खेलों के अंदर अयोग्य घोषित कर दिया। और कितनी ये उनके लिए देखो कितनी जो है बात इस प्रकार की रही कि उनको लगभग ऐसा उन्होंने कहा कि उनको खेल से अयोग्य घोषित कर दिया, तब तुरंत उनकी हाथों जो है उनकी तबीयत है वो बिगड़ चुकी थी, क्योंकि इस प्रकार इतना जज्बा लेकर इस फाइनल के अंदर पहुंचना बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन फाइनल के अंदर जाकर इस प्रकार जो घटना घटित होती है वो बहुत अपने लिए अच्छी होती है।
तो इसके लिए विनेश फोगाट जो अपने भारत के लिए जो गोल्ड मेडल जीतना चाहती थी, लेकिन उनको अयोग्य घोषित कर दिया। तो ये जो स्मारक डाक टिकटों का सेट है वो जारी किसने किया था? मनसुख मंडाविया और ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों। तो केंद्रीय संचार और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया और केंद्रीय युवा कार्यक्रम, खेल और श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने 33वें पेरिस ओलंपिक के उपलक्ष्य में स्मारक डाक टिकटों का एक सेट जारी किया। यह डाक टिकट 5 अगस्त 2024 को नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। कब किए गए थे? 5 अगस्त को। रिलायंस इंडस्ट्रीज फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की इस साल की सूची में कौन से स्थान पर रही है? रिलायंस इंडस्ट्रीज फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची के अंदर इस साल वो कौन से स्थान पर रही? इस साल उनका स्थान रहा है 86वां स्थान। ऑप्शन नंबर सी कौन से स्थान पर रही है? जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है वो फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में 86वें स्थान पर रही है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की इस साल की सूची में 86वें स्थान पर रही। पिछले साल के मुकाबले उनकी स्थिति 2 पायदान सुधरी है। भारतीय कंपनियों में रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्थान सबसे ऊपर बना हुआ है, यानी कि भारतीय जितनी भी कंपनियां ना उसके अंदर भारतीय के अंदर रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे ऊपर है। रिलायंस इंडस्ट्रीज पिछले साल 88वें स्थान पर थी। 3 साल में यह सूची 69 स्थान की छलांग लगा चुकी है। रिलायंस वर्ष 2021 में 155वें स्थान पर थी। तो देखो 2021 के अंदर 155वां स्थान था, लेकिन अब देखो 86वें स्थान पर पहुंच चुकी है। अब टॉप देखो कौन कौन सी है। सबसे टॉप पर है वॉलमार्ट, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर है कंपनी। और अमेजन है उसके बाद में, वो है संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर। सबसे टॉप पर है वॉलमार्ट और दूसरे स्थान पर है अमेजन। तो 500 की सूची में 2 सबसे टॉप पर है और अपने भारत के अंदर रिलायंस सबसे टॉप पर है। हाल में भारत का पहला जीआई टैग अंजीर जूस किस देश को निर्यात किया गया? तो भारत का पहला ये जीआई टैग है, सबसे पहले दिया गया था अंजीर जूस को और ये निर्यात किया गया पोलैंड को। ऑप्शन नंबर बी किसको निर्यात किया गया? पोलैंड को ये अंजीर जूस है वो निर्यात किया गया है। देखो पुरंदर हाईलैंड्स फॉर फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी, कौन सी कंपनी है ये? पुरंदर हाईलैंड्स फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी है लिमिटेड। इसने पोलैंड को भारत का पहला जीआई टैग वाला अंजीर का जूस निर्यात करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। इससे पहले फरवरी 2023 में हांगकांग को भारत की ओर से जीआई टैग वाले पुरंदर अंजीर की पहली वाणिज्यिक खेप का सफल निर्यात किया गया। तो इससे पहले हांगकांग को निर्यात किया गया और अब पोलैंड को निर्यात किया गया। हाल ही में किसे तीसरी बार अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया? तो तीसरी बार चुना गया है जेनेट यांग को। ऑप्शन नंबर ए किसको चुना गया? हालांकि ये आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना। तो जेनेट यांग है वो तीसरी बार अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट एंड साइंसेज के अध्यक्ष के रूप में फिल्म ये चुनी, यानी कि पिक्चर्स का मतलब फिल्म निर्माता के रूप में चुनी गई। तो फिल्म निर्माता जेनेट यांग को तीसरी बार अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट एंड साइंसेज के अध्यक्ष के रूप में फिर से इनको चुना गया, यानी कि फिल्म अकादमी के रूप में इनको चुना गया। जेनेट यांग तीसरे कार्य के लिए पुनः निर्वाचित अध्यक्ष है और लेस्ली बार्बर ये उपाध्यक्ष हैं, सदस्यता समिति के अध्यक्ष माने गए हैं। हाल ही में असम राइफल्स के नए महानिदेशक कौन बने हैं? हाल ही में असम राइफल्स के नए महानिदेशक बन गए विकास लखेड़ा। ऑप्शन नंबर डी कौन बन गए? ये तस्वीर में आप देख सकते हो ये विकास लखेड़ा है और ये असम राइफल्स के नए महानिदेशक बन चुके हैं। तो भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेड़ा असम राइफल्स के नए महानिदेशक बन गए। उन्होंने असम राइफल्स के शिलांग स्थित मुख्यालय में पदभार संभाला। इससे पहले असम राइफल्स की सैन्य टुकड़ी उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया, यानी कि उनके मुख्यालय में उन्होंने पदभार संभाला। पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल टीपीएस रावत के बाद वह दूसरे उत्तराखंडी हैं जिन्हें असम राइफल्स की कमान संभाली। तो इससे पहले थे टीपीएस रावत है, उनके बाद में अब आगे ये विकास लखेड़ा। असम राइफल्स की कमान संभालने से पहले वे अभी तक रक्षा मंत्रालय में एडीजी एमओ और एडीजी एमओ के पद पर वो तैनात रही थी। तो याद रखना असम राइफल्स के नए महानिदेशक विकास लखेड़ा बन गए।
हाल में किस भारतीय बल्लेबाज को SA-20 लीग का दूत नियुक्त किया गया है? हाल ही में किस भारतीय बल्लेबाज को SA-20 लीग का दूत नियुक्त किया गया? तो ये किया गया दिनेश कार्तिक को। ऑप्शन नंबर सी, ये तस्वीर में आप देख सकते हो दिनेश कार्तिक है और ये SA-20 लीग का इनको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। तो ये पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक को SA-20 लीग का यानी कि दूत एम्बेसडर नियुक्त किया गया। कार्तिक दक्षिण अफ्रीका में खेले जाने वाले इस फ्रेंचाइजी टूर्नामेंट से जुड़ने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। तो ये इस फ्रेंचाइजी टूर्नामेंट से जुड़ने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए। कौन है? दिनेश कार्तिक। ये टेलीग्राम ग्रुप है, इस पे कोई सूचना कोई लिंक आ गया सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिलती है। तो टेलीग्राम पे आप प्रताप क्लासेस सर्च कर लेना, वहां पर हमारे ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? 30 और 31 जुलाई को आयोजित राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका आयोजन किया गया भोपाल के अंदर। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुष एकल वर्ग का स्वर्ण पदक किसने जीता? नोवाक जोकोविच, कार्लोस अल्कराज, मैथ्यू एबडेन, जॉन पियर्स। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये थी आज की अपनी करंट की क्लास। बाकी सीईटी का आपको 10 मॉडल टेस्ट है और अलग से करंट की टेस्ट सीरीज चल रही है, ये आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पीडीएफ अपलोड है, आंसर की साथ में लगी हुई है। ये आप ओनली पीछे वाले पेपरों का देख सकते हो किस प्रकार पीछे वाले पेपर आए हैं। इस प्रकार इंडियन पॉलिटी है, फर्स्ट ग्रेड है, भारत राजस्थान शिक्षा मनोविज्ञान की चल रही है और असिस्टेंट लोको पायलट है और वार्षिक करंट और पीवीएससी द्वारा पूछे गए ओल्ड क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज अपनी चल रही है। तो प्ले स्टोर से प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लेना, वहां से अपनी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।